Hello guys, welcome to my YouTube channel Technical Delight. I am Prakhar Dwivedi. Today we will discuss Works of Science and Calculus Group 6 Level 2. Now let's start question number 1. In a school there are two divisions. Division A has 15 football players and Division B has 20 hockey players. Average weight of Division A player is 30 kg while average weight of Division B is 40 kg. Find the average weight of whole division. क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसी स्कूल में दो डिवीज़न है ए और बी. ए डिवीज़न फुटबॉल प्लेयर का है, बी डिवीज़न हॉकी प्लेयर का है. ए फुटबॉल प्लेयर 15 है और हॉकी प्लेयर 20 है. ठीक है, इनका फुटबॉल प्लेयर का एवरेज जो वेट दिया गया है वन वेट जो है 30 किलोग्राम है एवरेज वेट, और जो हॉकी प्लेयर है उनका एवरेज वेट जो है वो 40 किलोग्राम है. तो आपको पता होगा कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं. टोटल सम निकालते हैं, यानी कि सम निकालते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं, नंबर से डिवाइड कर देते हैं. जितने नंबर का हमने सम निकाला था उसका डिवाइड कर देते हैं सम से. तो यहाँ पर वही करना है कि हमें अगर W1 निकालना है, टोटल वेट निकालना है, अगर टोटल वेट 1 निकालना है फुटबॉल प्लेयर का तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 450. ठीक है, अगर टोटल वेट 2 हमको निकालना है कितना हॉकी प्लेयर का, तो कितने प्लेयर हैं 20 प्लेयर हैं और उनका वन जो एवरेज वेट है 40, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 800. ठीक है, अब अगर हम टोटल एवरेज वेट निकालते हैं, अगर हम टोटल एवरेज वेट निकालें तो कितना हो जाएगा 450 प्लस 800 और टोटल नंबर कितना हो गया 20 प्लेयर ये हैं और 15 प्लेयर ये हैं, यानी कि 35. तो क्या हो जाएगा 1250 अपॉन 35. तो कितना आंसर आ जाएगा 35.71 किलोग्राम जब आप इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, क्लियर. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इन फर्स्ट 3 आवर्स ए पर्सन ड्राइव्स हिज कार एंड कवर्स 40 किलोमीटर while in next 2 hours he covers 35 kilometer from his car while driving in same direction. So what will be the average speed in an entire journey. ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो पहले 3 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहा है, नेक्स्ट 2 घंटे में 35 किलोमीटर कवर कर रहा है. तो पूछ रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में कितनी होगी. ठीक है, सिंपल सी बात है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है. क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ से अगर हम एवरेज स्पीड का निकालेंगे अगर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 अपॉन 40 प्लस 35 हो गया अपॉन, और टोटल टाइम कितना है, पहले 3 आवर लग रहे थे उसके बाद 2 आवर लग रहे हैं. ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब इसको ऐड करेंगे 75 अपॉन 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं. यहाँ पर क्या है मूवमेंट ऑफ फोर्स. देखिए जैसे हम किसी भी कोई भी वस्तु है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वो वस्तु आगे बढ़ती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फोर्स कहते हैं. बट जब हम किसी ऐसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं कि जो एक साइड पर किसी एक्सिस से बंधी हुई है या किसी एक्सिस पर फिक्स है, तो उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर क्या कहलाता है, उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स बोल देते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, डोर. जो हमारे घर में गेट लगे हुए होते हैं या डोर लगे होते हैं उनको हम ये उस पर क्या लगाते हैं, जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी को हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं. इसके निकालते कैसे हैं, मान लिया हम जब गेट खोलते हैं तो यहाँ पर एक हैंडल लगा होता है इस टाइप से, उसको हम या तो जब खोलना होता है तो बाहर की तरफ खींचते हैं, बंद करना होता है तो अंदर. तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, फोर्स. ठीक है, और जितना बड़ा गेट होता है जो ये डिस्टेंस होती है उस पर भी हमारा ये फोर्स डिपेंड करता है कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है. जैसे कि जब हम डोर के साइड में फोर्स लगाते हैं तो हमें कम फोर्स की आवश्यकता होती है, बट जैसे ही हम जो ये एक्सिस होता है जहाँ पर गेट फिक्स होता है उसी के पास में फोर्स लगाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. क्यों, उसका मेन रीज़न है जो इसका मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला है टाउ बराबर F क्रॉस आर.
क्योंकि टाउ हमारा फिक्स होता है, क्योंकि हमें गेट को खोलने के लिए कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए होता है। तो अगर हमारी जैसे आर ज़्यादा होगी, आर कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बट अगर आर कम होगा, अगर आर क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालना पड़ेगा। तो टाउ बराबर मूवमेंट फार्मूला क्या था, एफ क्रॉस आर। तो एफ हमारा कितना है, 250 न्यूटन, ठीक है, और आर कितना है हमारा 25 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6250 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच थर्मोकपल टाइप इज यूज्ड फॉर हॉटेस्ट एनवायरनमेंट। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हॉटेस्ट एनवायरनमेंट के लिए जो थर्मोकपल होते हैं वो सी टाइप के हम यूज करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कॉफी कप। ये हमारा एक कॉफी कप है इन क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज इन शेप ऑफ ए फ्रस्टम हैविंग फॉलोइंग डायमेंशन। फ्रस्टम को क्या बोलते हैं, ये शंकु छिन्नक होता है। ये कप की जो शेप है वो कैसी है, शंकु छिन्नक टाइप की है। तो इसके कैपेसिटी का मतलब क्या है, ये हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो इसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है πh/3 कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर का मतलब जो हमारी कैपिटल आर ये दी गई है ऊपर वाले सर्कल की, आर स्क्वायर, फिर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ठीक है, ये हमारा। और को यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो गया, πh/3 ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3.14 होगी, ठीक है। उसके बाद एच कितनी है, 14 है अपॉन 3। एच तो हम लगा दिए हैं इसको, तो यहाँ पर ये एल नहीं होगा, ये जो एल है ये नहीं होगा। इसका सिर्फ फार्मूला कितना होगा, πh/3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। और कैपिटल आर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर प्लस 8 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3.14 इंटू 14/3, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 148, ठीक है। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20। इसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर जो इसका आ जाएगा 21, मतलब 2168 यानी 2168 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कर भी सकते हैं। 3 नहीं, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 2 4 नहीं, 3 से डिवाइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के फॉर्म में तो 2168 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मैनोमीटर ट्यूब इफ h हाइट ऑफ द मर्करी P गैस बराबर गैस प्रेशर एंड P एटम जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन P गैस इज ग्रेटर देन P एटम इंडिकेट्स। देखो मैनोमीटर एक्चुअली होता क्या है, मैनोमीटर होता है जो हम मैनोमीटर से हम क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। इस टाइप का मैनोमीटर ट्यूब यहाँ पर होती है और दी भी गई है, ये मैनोमीटर ट्यूब यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है और ये गैस प्रेशर दिया गया है। तो इसको हम सिंपल वे में समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। होता क्या है कि ये मैनोमीटर ट्यूब दी गई है, यहाँ पर इससे हम क्या करते हैं, प्रेशर मेजर करते हैं। मान लिया यहाँ पर ये गैस भरी हुई है, जो ये गैस प्रेशर दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर और यहाँ पर दिया क्या है कि पी गैस। अब मान लिया गैस का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, और ये पहले यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर गैस प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। और मान लेते हैं कि ये यहाँ तक हमारा पहले फिल था। जैसे ही हमने गैस प्रेशर ने यहाँ पर प्रेशर को अप्लाई किया तो मान लिया ये h ऊंचाई तक इसका प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है।
जैसे ही गैस, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है तो यहाँ पर इसका जो लेवल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ये गैस प्रेशर इस नली पर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि इसका प्रेशर कम है, तो ये मान लिया इसने जैसे यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया तो एच ऊंचाई तक इसका लेवल इंक्रीज हो गया। तो मैनोमीटर किस पे वर्क करती है, इक्विलिब्रियम पर वर्क करती है। तो यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर पी गैस जो ज़्यादा कौन है, पी गैस है, तो पी गैस बराबर क्या हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी ए प्लस एच रो और जी, क्या आ जाएगा, एच रो जी। ठीक है, यहाँ पर रो क्या है, इसमें जो गैस मतलब जो सब्सटेंस इसमें जो भरा हुआ है लिक्विड, उसका क्या है, डेंसिटी है, और जी क्या है, एसिलरेशन है, ग्रेविटी एसिलरेशन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रो और जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो यहाँ से जो पी जी आएगा, पी जी बराबर क्या आ जाएगा, पी ए प्लस एच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर। तो आपको समझ में आया मैनोमीटर किसके लिए मेजर करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये वर्क किस पे करता है, ये इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पर वर्क करता है। उसका कारण क्या होता है, जैसे यहाँ पर सिंपल वे से समझते हैं, इस फिगर में समझते हैं। मान लिया यहाँ पर एक प्रेशर P1 लग रहा है, यहाँ पर एक प्रेशर P2 लग रहा है। जब अगर P1 ग्रेटर देन P2 है, P1 अगर ग्रेटर देन P2 है, तो क्या होगा कि जब P1 इस प्रेशर पर, इस मान लिया यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, तो जब प्रेशर लिक्विड पर P1 प्रेशर लिक्विड पर लगेगा और P1 प्रेशर P2 से क्या ज़्यादा है, तो ये लिक्विड क्या होगा, इसका लेवल यहाँ पर H ऊंचाई तक बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक तो प्रेशर सेम है इस लेवल तक, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 प्लस H रो और जी। अब H रो जी क्या आएगा, क्योंकि इस बिंदु पर तो P1 लग रहा है, और यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, वो प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, ये H ऊंचाई तक जितना लिक्विड भरा होगा वो भी प्रेशर यहाँ पर लग रहा है, और P2 का भी प्रेशर यहाँ लग रहा है। तो उस लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, H रो जी हो जाएगा, इसीलिए वो P2 में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रो और जी यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 प्लस H हो जाएगा। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Magnitude of each line voltage in star connected AC generator where each phase voltage had magnitude of 60 volt RMS। ठीक है, तो 60 वोल्ट RMS, देखिए एक स्टार कनेक्टेड होता है इस टाइप से, और ये होता है डेल्टा कनेक्टेड। स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, जो हमारी लाइन करंट और फेज करंट वो सेम होती हैं, और जो डेल्टा कनेक्टेड में होती हैं वो हमारे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज यहाँ पर सेम होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो हमसे पूछा गया है कि लाइन वोल्टेज को, स्टार कनेक्शन में हमसे लाइन वोल्टेज को पूछा है। तो लाइन वोल्टेज होता क्या है, लाइन वोल्टेज होता है लाइन टू लाइन वोल्टेज। ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये सी है, ए फेज है, बी फेज है और सी फेज है। तो ए और सी फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। बट अगर हम यहाँ से न्यूट्रल निकाल लें, बीच लिंक से न्यूट्रल निकाल लें, तो बी फेज और न्यूट्रल के बीच में जो हमारा वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, क्लियर। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस समझ में आया। जो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है, यानी कि जो ए फेज है और जो सी फेज है, या ए फेज या बी फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा वो हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज होगा। बट फेज और न्यूट्रल के जो बीच में वोल्टेज होता है वो हमारा फेज वोल्टेज होता है। तो स्टार में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का जो कनेक्शन होता है या संबंध होता है वो होता है बी लाइन वोल्टेज बराबर √3 बी फेज वोल्टेज। ठीक है, तो √3 फेज वोल्टेज हमको दिया है 60। ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 103.92। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Consider a single stage amplifier with collector load RC as 20,000 ohm having an input resistance 2 kilo ohm with amplification factor beta बराबर 100. What will be the voltage gain of an amplifier when load resistance RL is 200 ohm? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं। मान लिया एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर बीजेटी से बनाया जाता है। तो बीजेटी हम बनाते हैं, कॉमन एमिटर का एक बीजेटी बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। ठीक है, और ये हमारा एमिटर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक बीजेटी हो गया। ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ पर इसने दिया गया है, इसको फिगर को दोबारा अच्छे से बनाते हैं कि आरसी लोड है। ठीक है, यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गया,
2 किलो ओम हो गया, ठीक है। ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आरसी रेजिस्टेंस कितना हो गया, 20,000 ओम, ठीक है। ये इमीटर हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। इसके बीच में एक बैटरी लगी होगी, ठीक है। आरसी ये हो गया, ये हमारा बी इनपुट होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, 200 ओम दिया गया है, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, इसका फिगर बन गया, ठीक है। और ये इनपुट रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया गया, 2 किलो ओम दिया गया है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, वोल्टेज गेन पूछा गया है। वोल्टेज गेन का सिंपल सा फार्मूला होता है कि हमें आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिल रहा है और इनपुट पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमने आपको फिगर बना के समझाया है कि फिगर एम्पलीफायर में किस टाइप से कहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस ऐड होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा जो कलेक्टर है, यहाँ पर जो कलेक्टर है, कलेक्टर पे आरसी रेजिस्टेंस कितना है, 20,000 ओम है, ठीक है। आरएल रेजिस्टेंस क्या है, 200 ओम है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर अगर हम इसको सी को ऊपर ले जाते हैं कलेक्टर को, तो ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पर दोनों के सिरे ऐड हैं, और ये एक पॉइंट हो गया जहाँ पर दोनों के सिरे, तो ये रेजिस्टेंस कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इसका अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 20,000 इंटू 200 बटे 20,000 प्लस 200, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 198.0 बनाएगा, जिसको हम एज इक्वल टू कितना, अप्रॉक्सीमेटली 200 ओम लेकर चलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज गेन का जो फार्मूला होता है, बीटा इंटू आर लोड, ठीक है, अपॉन आर इनपुट, ठीक है। तो वोल्टेज गेन बराबर क्या होता है, बीटा इंटू आर लोड अपॉन आर इनपुट। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो याद कर लीजिए बिल्कुल। वोल्टेज गेन बराबर क्या होता है, बीटा इंटू आर लोड अपॉन आर इनपुट। अभी हमने आर लोड निकाला था, आर लोड क्या निकाला था, जो आर इक्विवेलेंट निकाला था, कितना आया था, 198.01, बट हम इसको कितना अप्रॉक्सीमेट में लेके चल रहे हैं, 200 ओम, ठीक है। तो आर लोड हमारा कितना हो गया, आर लोड हमारा हो गया 200, ठीक है। और आर इनपुट हमारा कितना हो गया, आर इनपुट हो गया 2 किलो मतलब 2,000 ओम, ठीक है। अब फार्मूले में इसको पुट करते हैं, तो वोल्टेज गेन बराबर बीटा की वैल्यू 100 है, ठीक है। आर लोड हमारा 200 था और आर इनपुट हमारा कितना था, 2,000, ठीक है। इसको जब हम काटते पीटते हैं तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, 10। जब 10 से इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10। तो वोल्टेज गेन हमारा कितना आ गया, 10, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। जबकि भारत स्किल की जो आंसर की दी गई है उसमें इसका आंसर 3 दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बेल्ट एंड पुली असेंबली इज, ठीक है। तो बेल्ट एंड पुली किस में होती हैं, रोलिंग पेयर में होती हैं, जो घूमने वाली मशीनें होती हैं, जिसको हमें घुमाना होता है किसी मोटर की सहायता से। तो बेल्ट एंड पुली किस में होती हैं, रोलिंग पेयर्स में होती हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A load of 800 Newton is to be lifted by wheel and axle machine. The diameter wheel is 600 mm and axle is 200 mm. Consider efficiency at 80%. The effort required to lift load. ठीक है, कह रहा है कि एक मशीन है, उसका 800 न्यूटन वो लोड को चला सकती है, ठीक है। उसकी इफिशियंसी कितनी है, 80%। तो यहाँ से हम इफिशियंसी से समझते हैं, इसमें बेसिक आइडिया लगाते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज़ की 80% इफिशियंसी है, तो मान लेते हैं अगर हम उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हमें आउटपुट पर कितना न्यूटन का फोर्स देगी, 8 न्यूटन का फोर्स ही देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% लोड है, मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए 10 न्यूटन का अगर हम एफर्ट लगा रहे हैं और 80% इफिशियंसी है, तो वो 8 न्यूटन के लोड को ही वो क्या करेगी, मशीन उठा सकेगी, लिफ्ट कर सकेगी। यानी कि जब 80% उसकी इफिशियंसी होगी, क्योंकि 20% तो लॉस हो जा रहा है, तो 10 का 20% निकालोगे तो 2 न्यूटन होगा। तो इसीलिए जब 10 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तो हमें 8 न्यूटन का ही हम लोड को उठा सकेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि जब उसकी 80% इफिशियंसी है, तो वो कितने लोड को उठा सकती है, 800 न्यूटन की लोड को उठा सकती है। तो यानी कि 80% जब इफिशियंसी है तो वो 800 न्यूटन के लोड को
उठा रही है। जब 100% अगर इफिशियंसी होती तो कितना लोड को उठा सकती, 1000 न्यूटन को। यानी कि इसमें हम समझ सकते हैं कि 1000 न्यूटन का हमें क्या लगाना पड़ रहा है, एफर्ट लगाएंगे। 1000 न्यूटन का एफर्ट लगाएंगे तब 80% इफिशियंसी के अकॉर्डिंग हम 800 न्यूटन का फोर्स लिफ्ट कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सब सारा कॉन्सेप्ट क्या है, 80% की इफिशियंसी पर डिपेंड है। तो इसका कितना हमें एफर्ट, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, एफर्ट पूछा गया था, एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड। तो एफर्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 1000, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑन दी रिटर्न जर्नी द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी। देखते हैं, कह रहा है कि मान लिया ये हमारा क्या है, जब मतलब ग्राउंड है, ग्राउंड से हम किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पर से बहुत तेज़ी से फोर्स लगाया और उसको 100 मीटर पर सेकेंड की बेग से उसको हमने ऊपर फेंका। तो कोई भी बॉडी है कब तक ऊपर जाएगी, जब तक ऊपर जाएगी जब तक उसका बेग जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाएगा। मान लिया यहाँ पर जो बॉडी का बेग है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया और उसने कितनी h हाइट को कवर कर लिया ऊपर जाके। बट जैसे ही वो नीचे आएगी तो उसका बेग फिर से क्या करेगा, इंक्रीज करने लगेगा और यहाँ पर आएगी तो उसने हमसे पूछा, आंसर क्या पूछा है, एट स्टार्टिंग पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, उसने क्या पूछा, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी। अब ये बताइए, जब यहाँ से हमने कोई भी बॉडी है उसको ऊपर फेंका 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो जब तक ऊपर जाएगी जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाएगी। बट जैसे ही स्पीड 0 होगी और फिर वह नीचे आएगी, तो नीचे जैसे ही आएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, फिर से बढ़ने लगेगी और जब तक स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगी तो उसकी स्पीड दोबारा से 100 मीटर पर सेकेंड पर पहुँच जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 मीटर से पहले 0 हुई थी, तो 0 से जब नीचे आएगी तो भी तो कवर कर लेगी अपना 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द कार फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इज ई। मतलब कह रहा है कि कोई कार है वो मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द कार फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर पर सेकेंड इज ई। व्हाट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट द कार फॉर 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बंद कार को 10 मीटर पर सेकंड तक त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा ई है। तो कार को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो W बराबर होता है, W बराबर क्या होता है, P इंटू टी। क्या होता है, P इंटू टी होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक्सीलरेशन कितना दिया गया है, 10 मीटर। मतलब जो वेलोसिटी है पहले 10 मीटर थी और फिर उससे क्या हो, बढ़ के हो गई 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो 20 मीटर हो गई, तो इसका जो हम निकालेंगे 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो कितना बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गई। ठीक है, इस फार्मूले से क्वेश्चन ये नहीं, इस वाले दूसरे फार्मूले से ये क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मतलब ये कह रहा है कि किसी भी कार को 0 से 10 मीटर पर सेकेंड तक लाने के लिए, मतलब 0 स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में लाने के लिए उसे ई एनर्जी चाहिए है। और उसी कार को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड लाने में कितने गुना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या करेंगे कि एनर्जी बराबर क्या होता है, जब कार मूव कर रही होगी तो एनर्जी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा मतलब हाफ mv²। तो यहाँ पर v की जगह हम क्या ले लेंगे, v की जगह ले लेंगे कि एनर्जी बराबर E1 बराबर हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ m। ठीक है, और b² माइनस u²। यानी कि b का मतलब क्या है, जो मतलब अंतिम वेग होता है। ठीक है, और फाइनल वैल्यू जो फाइनल वेलोसिटी होती है, और u क्या होता है, जो हमारा प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो अगर हम पहले देखें E1 हमारा क्या है, इसको हम E1 ले लेते हैं कि जब 0 स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड में हमारी कितनी एनर्जी लग रही है, E1 लग रही है। तो E1 को जब हम फाइंड करेंगे तो 1/2 m। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर 100, और u की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि 0 से हम 10 जा रहे थे। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 m इंटू 100। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं,
फिर हमने क्या किया कि जब हमें एनर्जी चाहिए थी 10 मीटर, जब कार को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड तक लानी है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2m। अब कहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो E2 हमारा कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा 1/2m इंटू 300। ठीक है, तो ये E2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमें कितने गुना चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे E2/E1 कर देंगे। क्या कर देंगे E2/E1। तो E2 की वैल्यू कितनी थी 1/2m इंटू 300 अपॉन 1/2m इंटू 100। ठीक है, तो 1/2m से 1/2 100 3 जा 300। ठीक है, तो E2 बराबर क्या आ जाएगा 3E1। ठीक है, तो E2 हमारी क्या थी, जब हमारी कार को 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर सेकंड पर ले जाया जा रहा था तो E2 एनर्जी थी। और E1 क्या थी, जब हमारी कार को 0 से 10 मीटर पर सेकंड तक ले जाया जा रहा था। तो कितने गुना ज़्यादा हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, 3 गुना ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो आंसर सेकेंड इज राइट आंसर। ओके, तो हमारा वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलस का जो लेवल 6 का जो ग्रुप 6 का लेवल 2 है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, थैंक यू। गिव योर फीडबैक इन बिलो कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।